614 दिन बाद ये दोनों टीम फिर से मैदान में आमने सामने होंगी। पिछली बार जब पाकिस्तान और यूएसए आमने सामने थे न्यूयॉर्क में, तो एक बड़ा उलटफेर हुआ था। कहा जाता है T20I क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर, जब पाकिस्तान को यूएसए ने हराया था और फिर पाकिस्तान बाहर भी हो गई थी टूर्नामेंट से। इस मुकाबले के प्रीव्यू हम करेंगे। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत आकाश भाई आपका। धन्यवाद। आकाश भाई, चीजें काफी बदल गई 614 दिनों की अगर हम बात करें डलास से, और अब कोलंबो में मुकाबला हो रहा है जहां पर पहली बार नाइट मैच खेला जाएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट की चीजें बदली हैं? जिस हिसाब से हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ देखा, बच गए, बच गए। ये बात तो सही है एक्चुअली। तो कई बार आप देखना चाहते हैं कि क्या सुधार हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है। जब आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो उसके बीच में आप प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपने खेल को अपग्रेड किया, और खास तौर से उस टीम के लिए जिसने क्वालिफाई ना किया हो सेकंड राउंड के लिए। तो अगर आप यूएसए से हारे हैं तो इसका मतलब मानसिक तौर पे भी चोट लगी होगी, एक मजबूरी भी महसूस होती है कि हमें यहाँ से बेहतर टीम बनना है। पर क्या पाकिस्तान बेहतर टीम बन पाई है? आई डोंट थिंक दैट्स द केस कि बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हुआ है। नेदरलैंड्स वाला मुकाबला एक पहचान थी उस बात की। ये मान सकते हैं एशिया कप को देख के कि शायद अभी भी एशिया की शायद दूसरी सबसे बेहतरीन टीम है, क्योंकि फाइनल तक पहुंचे थे, पर उसमें भी तो 3 बार पाकिस्तान भारत से हारा है। तो अभी भी वो मैचअप तो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक समय था कि बहुत पोटेंशियल और परफॉर्मेंस साथ में चलती थी। अभी पोटेंशियल तो है लेकिन परफॉर्मेंस इतना पैची हो गई है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए ने एक थोड़ा सा भारतीय टीम को डराया भी था, जिस हिसाब से उनकी गेंदबाजी हुई, खासतौर से स्पिनर्स। तो उनके स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है। बाबर आजम के अगर पिछले 4 मैचेस के आप स्ट्राइक रेट को देखें तो सबसे ज्यादा 138 ही है। ये एक समस्या जरूर रही है बाबर के साथ कि वो काफी धीमा खेल रहे हैं। मैं तो थोड़ा हैरान भी था कि उनकी वापसी हुई है पाकिस्तान T20I टीम में, क्योंकि उनको बाहर भी इसी वजह से किया गया था, उनको रिजवान को, कि ये धीमा खेलते हैं और हम किसी और ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो वो दिशा तो उन्होंने पकड़ी थी, पर फिर वो दिशा बदल दी गई। हालांकि बिग बैश लीग के साथ भी कोई फॉर्म लेकर नहीं आए हैं वो। फिर भी सच बात यह है कि अगर 140, 45, 150 तक का गेम हो तो बाबर जैसा बल्लेबाज आपको चाहिए होता है, कि जो थोड़ा सा संभाल ले पारी को, लंबे समय तक खेले, विकेट ना गिरने दे, कोलैप्स ना होने दे। तो उस वाले काम की उम्मीद अभी भी आप बाबर से करेंगे, क्योंकि चाहे रन ना भी बन रहे हो, खिलाड़ी तो अच्छा है ना। जो खिलाड़ी अच्छा है वो इवेंचुअली रन बना देगा। तो इस वजह से शायद ये सोच के रखा उन्हें टीम में। फेयर इनफ। लेकिन आकाश भाई, इस स्क्वाड में एक फखर जमान नाम का भी खिलाड़ी बाहर बैठा है, जो जानते हैं हम जिस अंदाज में वो खेलते हैं। लेकिन क्या जो आपने बात कही, खासतौर से कोलंबो को अगर हम देखें, SSC को देखें, तो वहां पर फखर जमान को लाना चाहिए नंबर 4 पर उनकी जगह, या अभी बाबर आजम के साथ परसिस्ट करना चाहिए? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। एक तो ये पहली बार वो सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में लाइट्स के अंडर पहला मुकाबला हो रहा है, तो हो सकता है कि साइडवेज मूवमेंट फास्ट बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा वो मौजूद हो। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो ना, जो हम श्रीलंका में ऑलरेडी वो टेम्पलेट देख रहे हैं कि ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं। तो फिर एक ही मैच के बाद अगर आपने बदलाव किया, और बदलाव वो छोटा मोटा नहीं है, वो ऐसा नहीं होता कि आपने किसी वुंड के ऊपर छोटी सी बैंडेड लगा ली। बाबर आजम को ड्रॉप करने का मतलब है आपने सर्जरी कर दी है। अब अगर आप सर्जरी करने चल पड़े सिर्फ एक मैच के, मैच तो फिर भी आप जीते हैं उनके कम रन के वजह से, तो फिर लगेगा कि पैनिक का बटन दबा दिया आपने। फिर बाबर आजम को वापस लाने का मतलब जो पॉइंटलेस काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब पहला मैच खिलाया है तो ये मैच भी जरूर खिलाना चाहिए। ठीक है, यानी पैनिक बटन को भी दबाने की जरूरत नहीं है, कम से कम 1-2 मैच और देखें। दूसरी तरफ अगर गेंदबाजी की तरफ आप नजर डालें तो उस्मान तारिक एक हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, क्या उनके तरफ जाना चाहिए, या फिर सैम अयूब पिछले मैच में कम गेंदबाजी की थी, उनको ज्यादा करवाया जाए? अब वही है कि उनके पास विकल्प हैं, और सैम अयूब के का कल पिछले मैच में तो शायद आई थिंक एक ही ओवर डाला था, उसमें उन्होंने 2 विकेट भी चटका दी थी। तो वो एक्चुअली में बड़े डिसेंट बॉलर हैं। वो दोनों तरह की ऑफ स्पिन ऐसे करके वो कैरम बॉल वो सब कुछ डाल लेते हैं, नई गेंद से भी एक्चुअली डाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो मुझे लग रहा है कि अभी भी उस्मान को नहीं खिलाएंगे। और अंडर लाइट्स तो वैसे भी आप स्पिनर को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं SSC ट्रेडिशनली भी थोड़ी सी फास्ट बॉलर को मदद देने वाली पिच होती है, उसमें थोड़ी सी घास एक्स्ट्रा होती है। और अंडर लाइट्स तो वैसे मतलब अगेन एक रेपुटेशन है कि बहुत ज्यादा सीम करती है। तो उस्मान तारिक तो मुझे लग रहा है कि अगर 15 तारीख को मैच हुआ तो तभी दिखेंगे। हो सकता है इस मैच में, जैसा आपने कहा, अंडर लाइट थोड़ी सी स्विंग हो, तो फहीम अशरफ की हमने बल्लेबाजी देखी थी, हो सकता है बॉलिंग भी इस बार नजर आए। एग्जैक्टली। और एक विकल्प मौजूद है। यूएसए की तरफ हम चलें, जिन्होंने भारत को डराया जरूर, और बल्लेबाजी में क्या थोड़ा सा और वो फायर पावर चाहिए उनके पास, उसमें वो कमी दिखी आपको? देखिए, बल्लेबाजी को लेके ना मेरी जो राय है वो ये कि उसको ना डेवलप होने में टाइम लगता है।
वो ओवरनाइट नहीं हो सकती। उसको सीखने में भी समय लगता है, क्योंकि अब पिछले मैच को देखिए, सौरभ नेत्रवलकर के 4 ओवर में 64 रन गए, पर उन्होंने 24 गेंदें डाली, वो 24 मौके थे उनके पास एक ही मुकाबले में जिसमें उन्होंने अच्छा भी नहीं किया। जब आप अच्छा नहीं करते हो फिर 24 गेंदें डालने को मिलती हैं, तो फिर आप बेहतर होने का आपके पास विकल्प ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बैटिंग में ऐसा नहीं है, एक खराब शॉट यू आर आउट, उसके बाद अगले 3 दिन के बाद मैच होता है। तो फिर आप सीखेंगे कब? तो इस वजह से हमेशा बैटिंग का डेवलपमेंट स्लो होता है। और जी, अगर कोई परेशानी होगी, और ये सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं है, ये सभी एसोसिएट नेशंस की कहानी है कि गेंदबाजी ठीक कर लेते हैं, फील्डिंग अपने हाथ में उसको भी बड़ी बेहतर करते हैं, पर जब आती है बल्लेबाजी की बारी तो फिर वो डिस्टेंस या डिफरेंस वो नजर आता है। तो सोच तो यही होगी कि अभी मिलिंद कुमार अच्छा खेल रहे थे, आप भी लंबा खेल जाइए, थोड़ा सा और डीप टीम को ले जाइए, गाउस शुरू में अच्छी शुरुआत दे दें। खिलाड़ी हैं, पर पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने क्या चल पाएंगे उतने ही अच्छे अंदाज में? वी शैल वेट एंड वॉच। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। और आकाश भाई ने जो बल्लेबाजी की बात कही, थोड़े से पिछले मैच में भी जब इन दोनों का आमना सामना हुआ था, वो पार नहीं कर पाए थे, सुपर ओवर में मुकाबला गया था, वहां पर जीते थे। करेक्ट। छोटा सा प्रेडिक्शन आपसे, इस बार क्या यूएसए उसी मैच को दोहराएगी या फिर पाकिस्तान बाजी मारेगा? देखिए, दोहराने का मन तो बहुत होगा। इनफैक्ट अभी मैं नेपाल में था, तो वहां पे मुझे हरमीत भी मिले, तो तब मैंने उनसे ऐसी बात की थी कि वर्ल्ड कप को लेकर प्रेपरेशन कैसी है, कि पाजी पाकिस्तान को तो हरा सकते हैं, हमने हराया, हम दोबारा कर सकते हैं। आई मीन वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है, क्योंकि आप एक बार जो काम कर चुके हैं ना, आपके अंदर वो विश्वास रहता है कि हम दोबारा कर सकते हैं। तो यूएसए के दृष्टिकोण से पहला अच्छा मुकाबला, अगर एक कैच पकड़ लेते तो पता नहीं कैसा मुकाबला। करेक्ट। और यहाँ पर एक टीम जिसको पहले हरा चुके हैं, और दे हैव ऑलवेज एक्चुअली गिवन अ गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। यूएसए के साथ आप हमेशा ये देखेंगे खेल में, तो अच्छा मैच होगा, पर पाकिस्तान शायद जीत जाएगा। चलिए देखते हैं आप क्या कहते हैं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश चोपड़ा जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।